So let's talk about change in entropy of an Carnot cycle. ठीक है, तो हमने पहले भी देखा था, मैं वहीं से इसको सारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि सॉरी, ये मेरा स्कीमेटिक डायग्राम है कार्नो साइकिल का और ये मेरा उसका इंडिकेटर डायग्राम है, राइट. So what happens that this working substance of the engine, that is any gas can be the working substance. Ideally we take ideal gas because हम उसके लिए कैलकुलेशन कर पाते हैं, आइडियल गैस कुछ यूज़ कर पाते हैं. तो क्या होता है कि पहली प्रोसेस जो होती है दैट इज़ द isothermal expansion, right? Isothermal expansion, then adiabatic expansion. The third, when it get back to the initial position, then it is the isothermal compression, then finally it is adiabatic compression, right? So so this was the schematic diagram. We know that since working substance of ideal gas, working substance of Carnot engine passes through two reversible isothermal and two reversible adiabatic process. ठीक है, पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन है, राइट. तो ये वाले दो आइसोथर्मल हो गए और ये दो आइडियाबैट्स हो गए और सब यहाँ पर हमारे पास रिवर्सिबल है, राइट. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, isothermal expansion. Okay, and to be very precise, a reversible isothermal expansion, because Carnot engine है तो सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे. सो दैट इज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, राइट. फ्रॉम ए टू बी. और वी हैव, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए कैसे निकालते हैं एंट्रोपी, चेंज ऑन एंट्रोपी. तो हमें याद तो है नहीं, मैंने खुद ही कहा था कि याद नहीं करना है. तो डेल्टा एस फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय डी क्यू बाई टी. आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर इज फिक्स. सो लेट्स सपोज टेम्परेचर इज T1. हमने लिखा भी होगा शायद टेम्परेचर T1 नहीं लिखा है. ओके गुड, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है. बट हमने लिखा है कि इतनी हीट ऐड होती है QH, तो हम इसको टेम्परेचर भी लिख देते हैं. यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी लिख देते हैं T1. ओके, और QH अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व की है. तो जो इंटीग्रल ऑफ DQ होगा दिस इज QH, है ना, क्योंकि हमने अज्यूम किया है इन दिस प्रोसेस कि इतनी हीट ली गई है. कुछ तो हीट लेगा ना यहाँ पे इस प्रोसेस में, तो हमने उसको QH से डिनोट किया है. ओके, सो दिस इज द change in entropy in the isothermal expansion. Now we want to see the second process in this Carnot cycle, that is nothing but reversible adiabatic expansion. और हमें पता है कि adiabatic process का मतलब ही है DQ equal to 0. So of course this is going to be equal to 0, but this process is going from B to C.
सो दिस इज 0, ये हमने पिछले क्लास में भी देखा है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, नाउ थर्ड प्रोसेस, इसीलिए मैंने वो सब कुछ पहले ही बता दिया था, सो दैट बाद में हम उसको यूज़ कर पाएँ। ओके, द थर्ड प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये वाला C2D, और सपोज़ यहाँ पर टेम्परेचर T2 हो गया था, यहाँ से यहाँ तक B से C जाने में सपोज़ टेम्परेचर T2 हो गया था, और तो इस केस में टेम्परेचर यहाँ पर T2 होगा, और QL अमाउंट ऑफ हीट इज़ यहाँ पर रिलीज होगी, यहाँ पर उसने हीट को रिजेक्ट किया है, ये ध्यान रखना। सो फ्रॉम C to A to B, B to C, C to D, राइट। dQ/T है, और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो T2 हमने टेम्परेचर लिया ऊपर, और dQ कितना है यहाँ पर, QL/T2, राइट। ये हो गया। आई होप देयर इज़ नो डाउट। मुझे थोड़ा सा गट फील आ रहा है कि थोड़ा बहुत डाउट है, बट मैं ज़्यादा ही शायद गट फील ले रहा हूँ, बट क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ है, कुछ इसमें है नहीं। और लास्ट प्रोसेस जो है इसकी, वो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, राइट। तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से D से लेके A तक प्रोसेस, फ्रॉम डेल्टा S फ्रॉम D to A, and of course it is going to be 0 because since dq is 0। मैंने लिखा नहीं था क्योंकि हमने इसको बार बार कर लिया है, तो वी आर अवॉइडिंग द रिपीटिशन। ठीक है, तो अब टोटल क्या हुआ, टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S cycle, that is nothing but delta S from A to B plus delta S from B to C, delta S from C to D, delta S from D to A. So if you see that this is 0, this is 0, and the first one is delta QS/T1, sorry, and second one is okay, this is negative one, I have forgot, sorry, this is minus ना, क्योंकि उसने हीट उसने रिजेक्ट किया, then it will become minus delta, not delta, यहाँ पर डेल्टा आएगा नहीं ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी Q लिया हुआ है, so this is QL/T2, okay, so डेल्टा S साइकिल है, ये आ जाएगा। okay, now again according to क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्या बोलता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, कि इंटीग्रल dQ/T इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल साइकिल, यहाँ पर साइकिल रिवर्सिबल है, इसीलिए मैंने लेस देन का साइन नहीं बनाया, रिवर्सिबल साइकिल। और रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये क्या चीज़ है, dQ/T, ये एंट्रोपी तो है, डेल्टा S साइकिल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो एंट्रोपी के बराबर आता था, चेंज इन एंट्रोपी के बराबर आता था, रिवर्सिबल के लिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बाय 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन राइट दैट QS/T1 माइनस QL/T2 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि क्लॉसियस के अकॉर्डिंग ये 0 होना चाहिए डेल्टा S साइकिल। सो इसका मतलब क्या है, QS/T1 इक्वल टू QL/T2, और ये चीज़ हम पहले भी जानते थे, दैट Q हाई, बाय द वे मैंने इसको
अच्छा दिखने के लिए इस टेम्परेचर को क्यों T1 की जगह पे TS लिखा है तो बाकी अच्छा लगता है, इसको TL लिखा होता तो अच्छा लगता। बट स्टिल ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसे देख सकते हैं ना, Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2। द सेम थिंग वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द क्लॉसियस थ्योरम, सेम थिंग। ओके, or to be better way you can remember it in this way: Q high at T high equal to Q low by T low। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो फाइन, सो हम क्या कह सकते हैं कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी को यूज़ करके और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वी हैव रीच्ड टू द सेम रिलेशन। ओके, एंड अगर ये चीज़ आ गई तो एंट्रोपी जो एफिशिएंसी का होगा फॉर्मूला वो भी सेम आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या होती थी? QL/QH इन जनरल, और यहाँ पे QL/QH क्या आ जाएगा इसको यूज़ करने के बाद? TL/TH। तो वी हैव सीन द अनदर वे टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी, ऐसा बोल सकते हो। सेम result is reproduced by concept of entropy। ये हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर ज़रूरी नहीं थी। ज़रूरी चीज़ हमारे यहाँ पे क्या है? चेंज इन एंट्रोपी निकालना। और लेकिन चेंज इन एंट्रोपी हमने निकाल दिया, वो जीरो आने वाली थी क्योंकि इस रिवर्सिबल साइकिल है, तो ये हमने निकाल दिया। अब नाउ वी कैन सी दैट हाउ, बाय द वे फाइनल आंसर ये है। हाँ, हमने, हमारा टॉपिक क्या था क्वेश्चन जहाँ हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ कार्नोट साइकिल, सो इट इज़ जीरो। डेल्टा एस साइकिल इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्लॉसियस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, पहले से पता था हमें। लेकिन अगर ये जीरो होता तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? उसका कॉन्सिक्वेंस ये निकल के आया है, ठीक है। नाउ वी वांट टू सी कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ और द इंडिकेटर डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। तो पहली जो प्रोसेस थी ए से लेके बी तक, अगर मैं इसको TS डायग्राम में बनाऊँ, TS डायग्राम में, सो जो पहली प्रोसेस थी A to B, what it is saying? It is saying that T1 is constant, QH is constant, so of course T is constant, so this will become a straight line, horizontal line। okay, this is from A to B, ठीक है। नाउ सेकेंड डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है? सेकेंड डायग्राम बोलना चाह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, सो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एस इज कॉन्स्टेंट। अगर एस कॉन्स्टेंट है तो ये ग्राफ वर्टिकल बनेगा ऐसे, ठीक है। अगर ये एस है तो एस, अगर यहाँ को एस बढ़ रहा है तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, सॉरी वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो एस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ए से लेके बी तक हम ऐसे गए, अब बी से लेके सी तक हम ऐसे जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, राइट है। तीसरी प्रोसेस की अगर हम बात करें, दिस थिंग, तो यू कैन सी यहाँ पर ये सब कांस्टेंट है, QL कांस्टेंट है, T2 कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पर एरो रिवर्स हो जाएगा ऐसे। एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं, जब ये पहली प्रोसेस मैंने बात की आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब ये ए से लेके बी तक गया तो मैंने इसको ए लेफ्ट में और बी राइट में क्यों बनाया? मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया? मैं इसको ऐसे क्यों नहीं बना सकता हूँ? ए से लेके बी, कैन यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि एरो हमेशा ऐसे बनेगा, हमेशा ये लेफ्ट राइट को जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव है। QH हीट एब्जॉर्ब करके, मैंने बोला कि लास्ट क्लास में भी बोला था कि जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो QH पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसका मतलब फाइनल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन इनिशियल एंट्रोपी, राइट। तो फाइनल एंट्रोपी यानी कि जब बी पर पहुंच गया वो बड़ा होना चाहिए ना, तो बी बड़ा यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर तो ऐसे जाता तो यहाँ पर बी छोटा हो जाता, एस छोटा हो जाता, क्योंकि एस तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है ना। तो एस को बढ़ाने के लिए मुझे ऐसे ही मूव करना पड़ेगा। दिस इज़ वाई आई मेक इट इन दिस वे। सो सिमिलरली अगर तो ये तीसरी प्रोसेस देखेगा, यहाँ पर नेगेटिव है एस, डेल्टा चेंज इन द एंट्रोपी नेगेटिव है, तो फाइनल एंट्रोपी छोटी होनी चाहिए, तो इसीलिए ये
फाइनल एंट्रोपी छोटी होनी चाहिए तो यहाँ पर मुझे पहुँचा देगा अगर मैं उल्टा जाऊँगा तो। इनिशियल एंट्रोपी यहाँ पर ज़्यादा है, देख एस की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा, मान ले इसको 10 मान ले, इसको 2 मान ले, तो घट गई ना एंट्रोपी। तो इसी तरीके से इसका एरो ऐसे बनेगा, ठीक है। और फाइनल जो केस होगा, अगेन इट इज़ कांस्टेंट, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, सो इट विल बिकम अ वर्टिकल लाइन। इसको मैंने डी बोला था। सो दिस इज हाउ वी विल गेट द diagram for the TS diagram for Carnot cycle. Okay, so let me make these two diagrams together so that we can compare them. यहाँ पर बनाते हैं ये वाला और इसको यहाँ पर बनाते हैं इसके बगल में, ठीक है, ऐसे। तो सेम चीज़ है, ए से बी तक यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही, तो यू कैन शो इन दिस वे क्यू एच और टेम्परेचर टी एच, T1 को मैं TH बोल रहा हूँ, और यहाँ पर हीट ऐसे यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है QL माइनस का QL और TL में इसको बोल रहा हूँ। अगेन इफ़ यू सी बोथ द प्रोसेसेस आर क्लॉकवाइज, और इंजन का इंडिकेटर डायग्राम क्लॉकवाइज होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो डजेंट मैटर कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है, हमेशा डायग्राम इंडिकेटर डायग्राम क्लॉकवाइज ही बनेगा। अगर हम रेफ्रिजरेटर का TH डायग्राम बनाते ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज आता, क्योंकि उसका PV डायग्राम भी एंटी क्लॉकवाइज था। सो दिस इज़ द रीज़न कि इसका डायग्राम हमने देख लिया कि रीज़न क्या था इसका डायग्राम कि ये क्लॉकवाइज बनता, पहली बात तो ये। और जिस तरीके से ये PV डायग्राम का एरिया, राइट, area covered by the PV indicator diagram, area covered gives the work done by system per cycle, work done by system in a cycle, ये देता है। ऐसे ही TDS डायग्राम का, TS डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व, और एरिया कवर्ड, यहाँ पर जो एरिया कवर्ड है दैट ऑल्सो गिव्स द वर्क डन। बट अगर इसको और अच्छे तरीके से बोलना चाहे तो ऐसे बोलेंगे कि एरिया कवर्ड गिव्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। बट ये वही बात है कि कितना वर्क हमने किया, कितना वर्क फाइनली मिला, बट इसको लिखने का तरीका अलग है। इन अ साइकिल ऑफ कोर्स, इन अ साइकिल, एक साइकिल में कितना वर्क किया गया वही ये डिनोट करता है। देन वन मोर थिंग आई वांट टू सी हियर, आई वांट टू टेल यू द रीज़न ये क्यों आया है। ये कहीं आसमान से किसी ने यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं कर रखी कि ये आकाशवाणी नहीं कर रखी कि ये कैसे आया। यू कैन यूज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ, TDS इक्वल टू DU प्लस PdV, है ना, क्योंकि DQ इक्वल टू DU प्लस PdV था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस है, और तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए DQ को हम TDS से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये ऐसे आ गया। और साइक्लिक प्रोसेस है तो DU इक्वल टू 0 क्योंकि स्टेट फंक्शन है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो TDS इक्वल टू PdV, तो PdV इज वर्क डन, और तो इसलिए TDS इज ऑल्सो वर्क डन। फाइन, सो दिस इज हाउ द एरिया गिव्स द वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये जो इंडिकेटर डायग्राम है हमारा यहाँ पर रेक्टेंगुलर इंडिकेटर डायग्राम बनता है, रेक्टेंगुलर इंडिकेटर डायग्राम
फॉर कार्नो साइकिल। ठीक, और हमने भी देख लिया कि भाई एक क्लॉक वाइज है क्योंकि ये इंजन है। अगर ये रेफ्रिजरेटर होता तो उसका भी टीएस डायग्राम अगर हम बनाना चाहते तो बना सकते हैं। दैट विल बी ऑफ कोर्स दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, नो डाउट एट ऑल. So this is all about